नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ अबुल नसर इकबाल। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8 से 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले सीजेआई ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आएं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया था कि वो राज्य के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस एक्सरसाइज को 1 हफ्ते में पूरा करने और राज्यों को 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करने का आदेश दिया गया। वहीं सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है। जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी गई। कोलकाता केस में सुप्रीम सुनवाई के दौरान कई सवाल किए गए, जिसमें पूछा गया कि अप्राकृतिक मौत की एंट्री सुबह क्यों हुई, जिसके जवाब में बंगाल सरकार ने कहा कि केस की पूरी टाइमलाइन दी गई और वीडियोग्राफी से ये स्पष्ट किया गया है। इसके बाद सवाल पूछा गया कि पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज क्यों की गई। आरोपों की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी गईं? अननेचुरल डेथ केस कब दर्ज किया गया? ऐसे ही कई सवाल पूछे गए, जिसका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दिया गया। अब मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। कपिल सिब्बल उधर ममता बनर्जी के लिए होकर लड़ रही है। लगभग 21 लॉयर उनमें एंगेज किया गया है और वो जनता के पैसे से पश्चिम बंगाल के जनता के पैसे से वो लॉयर्स को भाड़े में लिया है। ममता बनर्जी ने हमारा पॉकेट पिक पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 घंटा लगभग उन्होंने सुनवाई की, उसमें ही राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है माननीय ममता बनर्जी इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह से उन्हें ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। विवेक, पहले तो ये आरजी कौर का बात कैसे बयान करेंगे? यानी शर्म से सर नीचा हो जाता है सुन के, और बड़े दुख की बात है जिस दानव की तरह एक बार्बरिक तरीके से किया गया। पर सबसे अफसोस की बात यह है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, उसका रिसर्च कर रहा था मैं। डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखली में इसी तरह से औरतों के अगेंस्ट रेप को पॉलिटिकली वेपनाइज किया गया और आज भी वही हो रहा है। बहुत शर्म की बात है कि बंगाल में अभी भी रेप और क्राइम अगेंस्ट वुमेन को पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और इससे ना तो राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड है और ना ही सिटीजन को राइट टू जस्टिस है, और इससे अधिक दुख की बात एक डेमोक्रेसी में हो नहीं सकती। कोलकाता पुलिस और संदीप घोष, ये दोनों के बारे में क्या बोलेंगे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। सब लोग सीबीआई सुप्रीम कोर्ट अपना कर रहे हैं। मैं तो एक सिटीजन ये कहता हूँ कि डायरेक्टर को क्यों ट्रांसफर किया गया और कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इतना लेट एफआईआर क्यों फाइल किया, और इंडिया में कोई भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो उसको नोटिस क्यों भेज रहे हैं, इससे मुझे ऐसा लगता है गलत। बस एकदम ही विवेक अग्निहोत्री जी की तरफ से भी कहा गया कि ये जो पूरा कोलकाता पुलिस और उसके साथ साथ संदीप घोष, ये दोनों के ऊपर दोनों को संदीप घोष को क्यों ट्रांसफर किया गया और कोलकाता पुलिस ने इतना लेट क्यों किया, ये सवाल विवेक अग्निहोत्री जी की तरफ से भी उठाया गया। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता। कोलकाता रेप और मर्डर केस में दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स फिलहाल अभी भी हड़ताल पर हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट अजय शुक्ला जी मौजूद हैं। सर, ये जो हड़ताल अभी भी रेजिडेंट डॉक्टर्स का चल रहा है, इससे व्यवस्था में किस तरीके से असर पड़ा है और पेशेंट्स को कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है? जो रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वो इंस्टीट्यूशन का बैकबोन होते हैं, तो अगर वो सारे स्ट्राइक पे जाते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है पेशेंट्स पे। इवन दो हमारे यहाँ फैकल्टी जो है वो काफ़ी लोड करने की कोशिश कर रही है, वो डेली कर रही है, बट फिर भी जो है ना
इंस नहीं देख पाती है उतने कम समय में जब ज़्यादा लोग होते हैं, तो लाइंस ज़्यादा लंबी होती हैं, पेशेंट्स को देरी ज़्यादा होती है, और फिर कई पेशेंट्स जो है लौट भी जाते हैं देख के कि इतनी लंबी लाइंस और इतने जो है ज़्यादा देर लग रही पेशेंट्स को देखने में। उधर कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने इंडिया न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कई खुलासे किए हैं। अख्तर अली ने साफ कहा कि संदीप घोष आरजी अस्पताल में सांठगांठ और रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड है। अख्तर अली ने कहा कि संजय राय संदीप घोष के बाउंसरों की टीम का सबसे करीबी सदस्य था। इतना ही नहीं, संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को तीसरे पक्ष को बेच देता था और इसको लेकर एक व्यक्ति ने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। अख्तर अली ने कोर्ट से सुरक्षा की मांग की और कहा कि उनको जान का खतरा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में इस इंटरव्यू के खुलासे आपको हैरान कर देंगे। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने फर्स्ट पीआईएल कब फाइल किया था और क्या क्या मेंशन था? देखिए, ये 2 पीआईएल उनके अगेंस्ट में हुआ था। एक फिनेंशियल करप्शन को लेके हुआ था, उसके साथ में बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम था। बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम वाले पीआईएल में ये ऑनरेबल जज सर ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परिवेश दफ्तर होता है, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट फर्निश करने। उसके बाद वो केस फिर उठा नहीं, लिस्टिंग नहीं हुआ, और जो डेड बॉडी वाला पीआईएल था वो खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके एडवोकेट जो उन्होंने हायर किया था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और बड़े एडवोकेट थे, तो वो वाला पीएल खारिज हो गया, जबकि ब्लैक एंड वाइट सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को दिया गया था। आपने फिर से पीआईएल फिर से दर्ज किया था। अगर आपने बोला कि वो डेड बॉडी वाला खारिज हो गया था, तो क्या एग्जैक्टली है, हमारे जो दर्शक टेलीविजन में दिख रहे हैं उनको थोड़ा बताएं। जी, डेड बॉडी जैसे 2 तरह की बॉडी होती है, एक क्लेम बॉडी और एक अनक्लेम बॉडी, वारिस और लावारिस लाश। तो जो अनक्लेम बॉडी होते थे उनको वो बेच देते थे, प्राइवेट किसी कॉलेज के साथ में सेटिंग करके चैनलाइज करके बेच देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी की कमी नहीं होती है, मगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बॉडी की कमी होती है, बॉडी डिसेक्शन वगैरह के लिए। और उन्होंने जब इंक्वायरी हुआ था तो डेथ रजिस्टर को ही गायब कर दिया था, और 5 बॉडी जो जिनके क्लेमेंट थे, वारिस वाले बॉडी थे और उनका शेड्यूल पोस्टमार्टम होना था, उन 5 बॉडी को इन्होंने वर्कशॉप को दे दिया था पोस्टमार्टम होने से पहले। फिर जब बॉडी वर्कशॉप के बाद मॉर्ग में गया पीएम के लिए, तो फॉरेंसिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, पुलिस को भी कंप्लेन किया था, डिपार्टमेंट को भी किया था, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को भी किया था, उनके जो रिलेटिव थे, जो बॉडी के रिलेटिव थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया था, बहुत ऊंचा लेवल में कंप्लेन किया था, इंक्वायरी भी हुई थी, मगर बात वही है कि उनका कुछ नहीं हुआ। सब कुछ हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया, एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन का 1 दिन में ट्रांसफ़र हो गया, मगर इस डॉक्टर संदीप घोष का कुछ नहीं हुआ। आज भी वो जो है उनका दबदबा है, मैं थाना जाता हूँ एफआईआर देने, उनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं लेता। प्रदेश का सवाल में हम तमाम सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, कोलकाता रेप मर्डर केस में लापरवाही के आखिर कितने कसूरवार हैं? शातिर संदीप घोष के कितने सियासी मददगार हैं? तीसरा सवाल, संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट से कितने सफेद पोश बेनकाब हो जाएंगे? सीबीआई की लिस्ट तैयार है, कौन कौन आखिर अब गिरफ्तार होगा? और मरीज परेशान हैं, हड़ताल तो वहां खत्म हो गई है, कई इलाके और हैं जहां पर अभी भी ये इंतज़ार है कि डॉक्टर्स की हड़ताल आखिर कब ख़त्म होगी। तो ये तमाम सवाल हैं, हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ेंगे, इन सवालों के जवाब हम उनसे चाहेंगे, चर्चा करेंगे। शतोपुरा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, डोला सेन जी हमारे साथ हैं, राज्यसभा की सांसद है टीएमसी की, खुशबू जैन जी हमारे साथ हैं, सीनियर वकील हैं, डॉक्टर आर.एन. टंडन हमारे साथ हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के, और ताहिरा हसन वुमेन एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। शतोपुरा जी, अब आप क्या चाहती हैं? देखिए, केस चल रहा है और जो आरोपी है वो गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है, बहुत सारी अपनी स्टेटस रिपोर्ट में खुलासे किए हैं सीबीआई ने। क्या टेक है अब भारतीय जनता पार्टी का? अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार अबुल नासर जी। जी, मेरा नाम है शतरूपा।
जी शतरूपा प्लीज मिसप्रोनाउंस मत कीजिए। जी शतरूपा बीजेपी का स्टैंड यही है जी कि ये जो घटना घटा है ये पूरा सिस्टमाइज्ड सिस्टम स्पॉन्सर्ड रेप एंड मर्डर है। इसलिए ममता बनर्जी को तुरंत रेजिग्नेशन देना चाहिए। ये पहली बार नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि एक ही महिला है ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री है, जो कि पुलिस मंत्री है, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है जी और उनके द्वारा कोई गुड इंटेंशन है ही नहीं। आप सोचिए, अगर ये जो हेल्थ का मैं बोलूं पहले, ये जो इंसिडेंट हुआ है इतना हीनियस, इतना दर्दनाक घटना शतरूपा जी आपको क्यों लगता है कि इंटेंशन सही नहीं है ममता बनर्जी सरकार की, पुलिस की वहां पर? क्योंकि टीएमसी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि 12 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को पकड़ लिया, किसी तरह की सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हुई। हालांकि आज कोर्ट में ये बात सामने आई कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है, जिक्र है इस बात का। आप बोलिए, ये छेड़छाड़ नहीं हुआ है, पूरा का पूरा मिटा दिया। आप सोचिए, जिसको ये इतना नाच रहे हैं कि एक जन को अरेस्ट किया है, आपको पता होगा कि डेड बॉडी के ऊपर 10 जगह बाहर का वुंड है, अंदर में 116 और 17 वुंड्स इंटरनल। ये एक आदमी कर सकता है? ये तो कॉमन सेंस है। और ये पुलिस जो है, पुलिस कमिश्नर खुद 14 तारीख को जहां पे पूरा देश भर का लोग, दुनिया भर का लोग रास्ते में पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये हॉस्पिटल में 7,000 लोग आए और पूरा मैंने एकदम रकस बना दिया। एकदम क्या मैं बोलूंगी हिंदी में, एकदम पूरा रैम्पेज कर दिया। 40 मिनट तक पुलिस और पुलिस कमिश्नर वो बाथरूम में छुप गए, नर्सेस के बाथरूम में छुप गए, 40 मिनट तक देखते रहे। और फिर जब पुलिस कमिश्नर सीन पे आई, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं डोला सिंह जी। मीडिया का दोष है। ठीक है डोला सिंह जी, कल भी आपसे बात हो रही थी डोला सिंह जी, कल भी आपसे बात हो रही थी। आपने कहा कि सीबीआई ने अब तक क्या किया। सीबीआई ने जो आज स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात का जिक्र है कि सबूतों के साथ वहां पर छेड़छाड़ हुई है। हमको सुनाई नहीं दिया, प्लीज और एक बार आप पूछेंगे? कल आपसे मेरी बात हो रही थी और उसमें आप बार बार कह रही थी कि सीबीआई ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है अपनी जांच में कि सबूतों को वहां पर मिटाया गया या उनसे छेड़छाड़ हुई है। लेकिन आज कोर्ट में इस बात का जिक्र हुआ कि वहां पर जो एविडेंसेस थे उनके साथ छेड़छाड़ हुई। क्या कोर्ट ने ये बताया? सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है अपनी, उसमें इस बात का जिक्र तो कवर्ड एनवेलप में था। सीबीआई जो स्टेटस रिपोर्ट आज कोर्ट में दिया वो तो कवर्ड एनवेलप में था जी। उसका अंदर क्या है? आप क्या एस्ट्रोलॉजर है? आपको पता कैसे चला? उसमें तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम फिर बोलेंगे प्लीज जी। जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, जो आप ऑनरेबल एंकर है, जो इधर उपस्थित है, सबको हम गुजारिश करेंगे। पहला मुद्दा ये है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हम ये इन्होंने हरकत की और ये बहुत अनफॉर्चुनेट जो रेप एंड मर्डर हुआ जी, उसके ऊपर हम कॉन्डेम करना चाहते हैं। वो हम कॉन्डेम करना चाहते हैं, उसका खिलाफ हम है। ठीक है, उसमें हम लोगों की तरफ से हाइड करने का कुछ नहीं है। हम सिर्फ 2 बात आपको पूछेंगे। झूठ बोलने का भी एक हद होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद बीजेपी का स्पोक्स पर्सन के पास नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है। ये हमारे पास, आपके पास, बीजेपी के पास हो नहीं सकता। तो 116 जगह पर जो अटैक का बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना देखते हुए, ये वो जो मर चुके हैं, वो जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ, उसके ऊपर भी, वो पीजी ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर भी नाइंसाफी है।
उसके ऊपर भी ये बहुत गहरा काम हो रहा है, ये ठीक नहीं है, ये मत कीजिए, उसको जरा रेस्पेक्ट दीजिए। 116 किसने कहा? एक मिनट लेट मी फिनिश जी। हम दो बात बोलेंगे जी, दो बात, सिर्फ दो बात। एक बात ये, सीबीआई का क्लोज्ड एनवेलप जब खुलेगा, कोर्ट जब बोलेगा और सीबीआई पब्लिश करेगा, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं रहेगा, लेकिन 10 दिन तक सीबीआई कोलकाता में थे, किसी भी सीबीआई ऑफिसर कोर्ट में भी नहीं बोले और कोई मीडिया के पास भी नहीं बोले कि कोलकाता पुलिस उनको कोई भी असहयोगिता की, कोई भी नहीं बोले हैं ये बात। तो सीबीआई खुश है आरजी कर अस्पताल के, ठीक है, डोला सेन जी, ठीक है, वो खुश है, पहला बात। सब कुछ एनवेलप में बंद। कोलकाता पुलिस के खिलाफ कुछ शब्द नहीं बोले। और दूसरी बात ये है, अगर संदीप घोष बहुत खराब आदमी है तो ठीक है, तो सीबीआई 6 दिन इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी को 6 दिन कस्टडी में लेके क्यों काम नहीं कर रहे, कस्टडी में लेके क्यों इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ नहीं कर रहे, क्यों उनको रात में घर भेजता है? चलिए ठीक है, आपको यहाँ चाहते हैं, ठीक है। अब मुझे सुन लीजिए, आपने काफी, आप मैडम आप काफी बोल रही, अब आप मुझे सुन लीजिए, अब आप मुझे सुन लीजिए प्लीज। देखिए डोला सेन जी, देखिए लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं। मैं आपकी बात मैंने सुनी है, अब आप मुझे सुनिए। आप कह रही हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, आप कह रही हैं मैंने कहां से ये बात पता कर ली। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि 30 साल में हमने ऐसा केस, ऐसी लापरवाही नहीं देखी। हम फिर बोलना चाहते हैं, आज कोर्ट में सीबीआई की तरफ से क्लोज्ड एनवेलप में कोई रिपोर्ट दर्ज किया गया। मैडम जो ऑनरेबल जस्टिस ने कहा वहां पर सीबीआई का रिपोर्ट पब्लिश हो जाए कोर्ट की तरफ से या सीबीआई की तरफ से, उसके बाद उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। कोर्ट की टिप्पणी पर, कोर्ट ठीक है, देखिए कोर्ट की और बीजेपी का स्पोक्सपर्सन को हम बोलेंगे इतना झूठ बोलने का नहीं है, और अगर सीबीआई को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम होता कि कोलकाता पुलिस ने उनको हेल्प नहीं किया और सब सारे के सारे इंस्टेंस को, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को, सारे के सारे प्रूफ को मिटाया दिया गया, तो सीबीआई इसके पहले ये बात कोर्ट को बोलते और प्रेस को भी बोलते, तो इसके कोई लिखित रूप या सीबीआई का कोई वर्जन हमारे पास नहीं आया। तो ये झूठ हम नहीं मानेंगे, ये झूठ हम नहीं मानेंगे। शतरूपा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर गुजारिश करेंगे कल की तरह, ठीक है, प्लीज डोला सेन जी, शतरूपा जी, इंसिडेंट को लेकर वो बेटी को जस्टिस मिल जाए। ठीक है मैम, डोला सेन जी, मेरे साथ 5 और लोग हैं यहाँ पर। पॉलिटिक्स मत कीजिए। ठीक थोड़ा सा अबुल जी, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है ये आपको भी पता है, और पूरा लाइव टेलीकास्ट जो भी देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट का, उनको भी पता है, क्योंकि ये सेंटेंस सीबीआई ने खुद एकदम खुली कोर्ट में कहा है कि हमको तो 5 दिन में 5th डे में दिया था, और हम उसके पहले फोरेंसिक एविडेंस हम कलेक्ट करें, उसके पहले पूरा तछनछ कर दिया, एकदम पूरा एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन। दिस इज एवरीबॉडी। मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था, नहीं मैं उसी बात का जिक्र कर रहा था, लेकिन जो स्टेटस रिपोर्ट पर वो डोला सेन जी आ गई कि स्टेटस रिपोर्ट आपने देखा या नहीं, मैं उन कमेंट्स का जिक्र कर रहा हूं जो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा, कोर्ट में कहा, ठीक है। और जो कुछ सीबीआई के वकील की तरफ से कहा गया है, खुशबू जैन हमारे साथ हैं, वकील हैं जानी मानी। खुशबू जी, आप कैसे देखती हैं? लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सेंसिटिव केस है और पूरे देश में गुस्सा है, ऐसे में बहुत क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही अगर होती है तो एक बड़ा बवाल हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हम बहुत ही हीनियस क्राइम की बात कर रहे हैं। ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। जब आप इस तरीके की क्राइम की बात करते हैं जहाँ पे वर्क प्लेस या फिर पब्लिक प्लेसेस पे कोई जेंडर सुरक्षित नहीं है,
काम नहीं कर सकता है या आ नहीं जा सकता है, तो ये बहुत सीरियस इशू है। दैट मीन्स सोसाइटी, एज अ स्टेट वी हैव फेल्ड। हम फेल हो चुके हैं अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए और गवर्न करने के लिए। तो ये बहुत सीरियस इश्यूज हैं। हम एक्चुअली, इट हैज़ नथिंग मेरे या आपके या किसी के पर्सनल इशू को लेकर नहीं है, ये क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है, क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हो रहा है, वहाँ पर अगर इस तरीके की चीज़ें पाई गई है कि क्राइम होने के बाद में प्रोटोकॉल्स नहीं मेंटेन होते हैं, लॉलेसनेस हो रहा है स्टेट में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ नहीं हो रहा है, जिनके पास पावर है उनकी तरफ से अगर मिसयूज पाया जा रहा है या किसी तरीके का डिले पाया जा रहा है, लैचेस हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे गुस्सा आना तो बहुत ही जायज़ बात है और आना भी चाहिए, ताकि हम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जिस मशीनरी की बात करते हैं, वो जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है वो काम कायदे से और प्रॉपरली करे। और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही है कि वो अमेज्ड है इस तरीके के डिले को लेकर कि एक एफआईआर में इतना 14 घंटे का डिले कैसे हो सकता है इतने हीनियस क्राइम को लेकर। अब वो रेप है, गैंग रेप है, दोनों डिफरेंट बातें। अगर मॉलेस्टेशन वाली बात है तो भी आप 14 घंटे का डिले कैसे कर सकते हो एक एफआईआर में? मतलब मैं तो और पीछे जाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास में एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि आप डिले कैसे कर सकते हैं। एफआईआर तो एक आपका राइट है कि आपको एफआईआर होने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है। और मैंने आपके पिछले एपिसोड में भी यही बात बोली थी कि जो एविडेंस है, एविडेंस कलेक्ट करना टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केसेस में। और अगर समय चला जाता है तो प्रॉपरली एविडेंस कलेक्ट नहीं हो सकते। एविडेंस कलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका जो केस है वो मजबूत नहीं रहेगा, वो ढीला हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास कोर्ट है, आपके पास में प्रॉपर प्रोसीजर है, पर प्रोसीजर का कोई मतलब नहीं रहेगा बिकॉज जो पूरा कोर्ट है वो एविडेंस के बलबूते पे चलेगा। तो जब आपका केस पहले ही वीक हो गया, जहाँ पे एविडेंस ही नहीं है, तो कोर्ट कैसे उस चीज पे एक्ट ठीक है। करेगा? ताहिरा हसन जी मेरे साथ हैं, उनसे भी जरा एक कमेंट ले लूं। ताहिरा जी, यहाँ पर बात हो रही है रेप की, बहुत ही हीनियस तरीके से, और सभी को हिलाकर रख दिया। पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। क्या हमारा समाज, हमारी राजनीति सिलेक्टिव हो जाती है इन मामलों को लेकर? ताहिरा जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगेंस्ट वीमेन किसी एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट या गांव तक बिल्कुल लिमिटेड नहीं है, सब जगह हो रहा है। आप देख रहे हैं कोलकाता में इतना हीनियस क्राइम हुआ जहां पे बच्ची 36 आवर्स की ड्यूटी पे थी, वहां पे उसके साथ इस तरह से हीनियस क्राइम किया गया और उसमें डिले हुआ एफआईआर में। ये बिल्कुल फैक्ट है कि डिले नहीं होना चाहिए था। जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद, निर्भया के बाद, ये उसमें बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि एफआईआर तुरंत दर्ज होना चाहिए, एविडेंसेस पुलिस को फौरन कलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं एविडेंसेस पर ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट देता है जी। लेकिन आप देखिए उसके बाद कितने केस हो गए। हम सेलेक्टिव हैं कंडेम करने में। भी एक नर्स हमारी, वो भी बिटिया है इसी देश की, वो जा रही थी हॉस्पिटल से, उसके साथ बलात्कार होता है, थाने उसको में मार दिया 4 साल की बच्ची, 2 बच्चियां, 4 साल की बच्चियों के साथ, जो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रही थी 2 बच्चियां, उनके साथ बलात्कार करता है, सफाई कर्मी करते हैं। आप बताइए कौन सा ड्रेस कोड उनको दिया जाए? जो लोग कहते हैं महिलाओं के साथ होता है क्योंकि वो रात में जाती हैं, उनका ड्रेस कोड की बात होती है, वो 4 साल की बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में हो जाता है। मेरठ में एक बस खड़ी है पार्किंग में, वहां पर हो जाता है, ड्राइवर और कंडक्टर मिलकर कर देते हैं 16 साल की बच्ची के साथ। तो ये जो पूरी क्राइम होता है, इसकी वजह ये है कि हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। हाथरस वाले में हमने देखा था, वहां भी यही था, वहां भी एफआईआर डिले हुई थी, वहां भी ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंटरवीन करके फटकारना पड़ा था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके फटकारना पड़ता है। आखिर इतने सेलेक्टिव कितने तो केसेस होंगे जिनको न मीडिया पूरी तरह से उठा पाता है। नेचुरली मीडिया हर केस को नहीं उठा सकता, ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई क्राइम होता है तो उसको वो प्रॉपरली एविडेंसेस को कलेक्ट करे और दंडित करवाए। छावड़ा दिल्ली केस में आपको याद है कि इतनी हीनियस क्राइम के बाद वहां तो इंटरनल पार्ट्स में बॉटल इंसर्ट की गई थी और वो छुट के चले गए क्योंकि सारे एविडेंसेस जो थे वो टेम्पर्ड कर दिए गए थे। ऑनरेबल कोर्ट तो उसी पर जजमेंट देगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा पुलिस। तो जस्टिस वर्मा कमेटी में ये भी कहा गया था कि पुलिस में रिफॉर्म और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाने की भी जरूरत है कि पुलिस तुरंत जाके वहां पर। टंडन जी मेरे साथ हैं, आर एन टंडन जी मेरे साथ हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल हैं आईएमए के। टंडन जी, अब आप और डॉक्टर जो फ्रेटर्निटी है वो संतुष्ट है जिस तरह की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में?
कि पहले तो मैं ज़रूर इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कलकत्ता रेप और मर्डर को जो है अपने खुद इस चीज़ को अपने पास ला करके और सबको बुला के, सारी एजेंसियों को बुला के उस पर डिस्कशन किया और सारे लोगों की बातें सुन के अपने जजमेंट दी। और बहुत सारी बातें करी हैं जिसमें कि डॉक्टर्स के फेवर में भी बातें गई हैं और डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए भी उन्होंने बातें करी हैं और नेशनल टास्क फोर्स भी बनाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए में डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन जो है एक बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सीरियसली इसको गवर्नमेंट ने देखना चाहिए। इसी के लिए इतने सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए और इतनी सारी चीज़ें बताई हैं और हर जगह पे उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन हम नहीं दे पाएंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि वो काम कर पाएंगे। और दूसरा जो उन्होंने ये भी बात करी है कि जिन लोगों ने स्ट्राइक पे थे या जिनके खिलाफ कोई भी केस हुआ है उस केस को आगे नहीं बढ़ाना है, किसी ने उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई सब चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और ये सब है जो है फेवर में जाएगा। परंतु हम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि स्टेट लॉज जरूर हैं डॉक्टर को प्रोटेक्शन के, पर वो अलग अलग स्टेट के अलग अलग पैटर्न पे हैं और उसमें इतनी चीज़ें नहीं आ रही हैं और ना ही उनके ऊपर इतना ज़्यादा एक्शन लिया जा रहा है, ना ही केसेस हो रहे हैं। अगर पूरा आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मुश्किल से 2-4 केस रजिस्टर हुए हैं और उनमें एक्शन कितनों पे हुआ है ये भी पता करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों की जो रिक्वेस्ट थी सेंट्रल गवर्नमेंट से 2019 से, जबकि सेंट्रल एक्ट की बात करी जा रही है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए तभी डॉक्टर्स का फेवर हो सकेगा और सिक्योरिटी हो सकेगी, उस चीज पे अभी भी हम वहीं पर कायम हैं, वहीं खड़े हैं। उस पे कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी गाइडलाइंस अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बताई हैं। टास्क फोर्स कब तक काम करेगी, कब उम्मीद करते हैं कि आगे ये बेहतर तरीके से और सुरक्षित होंगे अस्पताल भी और डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सर्वोपरि रहनी चाहिए। शतरूपा जी, आपने डोला सेन जी को भी सुना और ताहिरा हसन जी ने भी बहुत सारी बातें कही हैं। ख़ास बात यह है कि जो सेलेक्टिव होने की बात कही है, उन्होंने बहुत सारी घटनाएं गिनाई। उन्होंने हाथरस की घटना गिनाई, उन्होंने मेरठ की घटना गिनाई, उन्होंने देहरादून की या उत्तर प्रदेश में जो और घटना हुई है वो गिनाई है। और मैं यहाँ पर और जोर देता हूँ, ठाणे की जो घटना हुई वो विभत्स थी, मणिपुर में जो कुछ हुआ वो विभत्स था। और अगर वो वीडियो सामने नहीं आता तो शायद लोगों को, हम देशवासियों को ये पता नहीं लग पाता कि मणिपुर में क्या कुछ चल रहा है। वहां पर भी आपने आवाज उठाई थी। अबुल जी, ये एकदम ताहिरा जी ने जो कहा है, मैं थोड़ा तो मानती हूँ कि जो अन्याय है वो अन्याय है, लेकिन सिलेक्टिव उठाने का बात ये मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि एक जो हमारा जो हर जगह ऑफ कोर्स देयर हैव बीन प्रॉब्लम्स, देयर हैव बीन, माने रेप इज अ रेप, any crime on a woman is wrong। कहीं पे भी हो, किसी की स्टेट में भी हो, कोई भी पार्टी रूल कर रहे हो, इसमें कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं हो सकता है। लेकिन मैं पहले लाइन में ही ये शो शुरू ही मैंने किया था कि ये सिस्टम द्वारा क्राइम है। दिस क्राइम जो हुआ है आरजीकर में, इट इज नॉट एन एक्ट ऑफ लास्ट। इट इज नॉट दैट कोई किसी को पसंद नहीं करता, कोई किसी के ऊपर टूट पड़ा, रेप किया, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा पूरा सिचुएशन ऐसा खुल के आ रहा है और भी खुलासा होगा कि एक पूरा ये जो संदीप घोष के बारे में कितना कुछ क्राइम बाहर आ रहा है। और ये जो लड़की थी उनको शायद पता चल गया था, ऐसा खुल के आ रहा है। मुझे अभी तक नहीं पता, ये शायद इतना कहना भी उचित नहीं है, लेकिन हर जगह एक ही चीज आपको कैसे पता कि लड़की को नहीं आप ये सिर्फ आपको कैसे पता, ये बात आपको कैसे पता कि उनके खिलाफ बहुत सारे केस थे और उस लड़की को ये पता चल गया था? ये किसने बताया? ये किसने बताया? मैं बोलती हूँ अबू जी, केस अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन 2023 में हमारा माननीय राज्य अध्यक्ष जी
डॉक्टर सुकांत मजूमदार एक चिट्ठी दिया था ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को, जो कि ममता बनर्जी है, एंड सीसी टू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वहां पे जो 13 पॉइंट था, 13 पॉइंट अभी ये जो अख्तर अली जो है वो डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट, वही 13 पॉइंट और डिटेल में वो उठा के ले आ रहा है और वही कह रहा है कि अरे ये तो बहुत सारे लोगों को पता था। तो मैं बोली बीच में, मैं ये सेंटेंस भी बोली कि ये अभी तक शायद जजमेंट, मैंने अभी डिस्कशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे ऐसा कन्विक्शन से नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो इश्यूज संदीप घोष के विरुद्ध जो उठा था वो बीजेपी ने उठाया था, सुकांत मजूमदार ने खुद उठाया था 2023 में। और एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले जब चीफ मिनिस्टर स्पेन के टूर पे था, तब स्टूडेंट्स ऑफ आरजी कॉर ने इसको भगा के बाहर कर दिया था संदीप घोष को। फिर संदीप घोष को जब ममता बनर्जी वापस आई तब तुरंत उसको फिर से आरजी कॉर में बैठा दिया। ठीक है, डोला सेन जी जवाब देना चाहती हैं। डोला सेन जी जवाब देना चाहती हैं। डोला सेन जी, ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं और काफी डिस्प्यूटेड एक किरदार सामने आ रहा है संदीप घोष साहब का। हम एक बार बोल चुके हैं, फिर हम बोलते हैं। सुनिए, पहला बात ये है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट रेप एंड मर्डर जो एक पीजी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, वो बहुत कॉन्डेमेबल है। जी, वो आप बोल दिया आपने, करते हैं। ठीक है। दूसरा बात ये है कि ये एक सामाजिक व्याधि है। सिविलाइजेशन की इतने आगे चलते हुए भी अभी तक ये सामाजिक व्याधि से हम बाहर नहीं आया। ये बहुत दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहां जहां हो रहा है उसके खिलाफ हम कॉन्डेम करते हैं। तीसरी बात ये है, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, ऑपोजिशन सीपीएम बीजेपी जो पॉलिटिक्स कर रहा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब महाराष्ट्र में शिंदे जी का गवर्नमेंट होता है, जब मणिपुर में बीरेन शाह जी का गवर्नमेंट होता है, जब गुजरात में मोदी जी का गवर्नमेंट होता है, जब यूपी में जोगी जी का गवर्नमेंट होता है, तब उनका रेजिग्नेशन कोई नहीं मांगता चीफ मिनिस्टर का। जब बंगाल में आता तब ममता जी का रेजिग्नेशन मांगता है। ये पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। चौथा बात ये है, संदीप घोष के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उनको हाइड करने के लिए इधर नहीं बैठे हैं, ना इधर ममता बनर्जी जी भी उनके हाइड करने के लिए नहीं है। जी। हम डोला जी, लेकिन उनका ट्रांसफर क्यों किया गया? इतनी जल्दी उनका ट्रांसफर कर दिया गया एक रात में? एक सेकेंड लेट मी फिनिश। सीबीआई अभी 10 दिन इसी केस को हाथ में लिया, ऑनरेबल हाई कोर्ट के बोलने पर, ऑर्डर पर, वर्डिक्ट पर। तो 10 दिन के अंदर 6 दिन एक के बाद एक सक्सेसिव 6 डेज ये संदीप घोष को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है। हम पूछेंगे कि अगर वो उतना इन्फ्लुएंशियल है तो बहुत अच्छा, हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हार्ड करने का नहीं है, हम कोई उनके बारे में बोले भी नहीं, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं की। तो इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी को कस्टडी में लेके सीबीआई क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है? हम गुजारिश करते हैं तो इनको कस्टडी में लेके को करिए, और भी कुछ है अंदर तो सामने आ जाएगा। लेकिन ना होते हुए इसको रात को घर भेजते हैं, सुबह बुलाते, और बाहर में आके बीजेपी बोलेगा कि ये इन्फ्लुएंशियल है और तृणमूल इनको हाइड कर रहे हैं। ये गलत है, ये गलत बात, झूठ बात मत बोलिए। और लास्ट हम ये बात बोलना चाहेंगे कि हम सीबीआई के ऊपर ये केस की पूरा कोलकाता पुलिस की तरफ से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा सहायता, असिस्टेंस, पूरा हेल्प सीबीआई को हम जितना चाहे ये करते हैं। और अभी भी हम यकीन के साथ बोलते हैं, जिस दिन हमला हुआ 14 अगस्त रात को, उस दिन भी 3rd फ्लोर में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट सेफ कस्टडी में है। उसके ऊपर सीबीआई ने कोई बात नहीं उठाए, ना उनके पेरेंट्स ने उठाए,
और जब पोस्टमार्टम भी हुआ था, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट प्रेजेंट था और विक्टिम के पेरेंट्स ने जिसका नाम बोले थे, कोई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर वो थे, और उधर की जो प्रोटेस्टर्स डोला सिंह जी, ठीक है, तरफ से जो मॉब गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आ रही, ठीक है, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सीबीआई का रिपोर्ट अगर कोलकाता पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आएगा, तब हम देखिए इसके मैडम, बारे में जरूर ठीक है, बात सीबीआई अपनी जांच करेगी, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, हमारे भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। वो सुनाई में, सोशल मीडिया में, सुनाई में बहुत ठीक है, सुन लीजिए, मैं चलिए आपसे ही पूछ लेता हूं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, इस बात की सच्चाई बताइएगा, क्योंकि जितने भी लोग अब तक अरेस्ट किए हैं पुलिस ने, जो मॉब गया था, जो 7,000 का मॉब वहां पर गया था, जिसने वहां पर तोड़फोड़ मचाई, जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप चाहें तो इसको डिनाई कर सकती हैं, इनकार कर सकती हैं। बोलिए ना, अरेस्ट किए गए लोग जिस इलाके से हैं, वो इलाका है बुरतला, बेलघरिया, उल्टा डांगा, मानिक तल्ला और दमदम, ये वो इलाका है सभी। और ये 5 किलोमीटर का जो आरजी कर का 5 किलोमीटर का दायरा है, ये सब लोग वहीं के थे और झुग्गी झोपड़ी के ये लोग रहने वाले थे। जो लोकल क्लब्स वहां पर बने हैं, जो दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर जो लोकल क्लब्स हैं सब पहले वहां जमा हुए, और ये लोकल क्लब जो हैं, जो कम्युनिटी है, ये हर साल दुर्गा पूजा कराती है, और ममता सरकार जो है, ममता बनर्जी की, उनको 85,000 रुपए देती है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। हाँ, सुनिए प्लीज, बताइए। आप मेरे को पूछ रहे हैं? जी आपसे ही पूछ रहा हूँ। ओके, हम फिर आपको बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके पास जो खबर आया है वो झूठ है, वो सारे के सारे झूठ है, क्योंकि हमारे पास एक यूट्यूबर का क्लिपिंग्स भी है, अगर आप इजाजत देंगे तो हम दिखा सकते हैं। उधर DYYFI का फ्लैग लेकर किसी प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़ा और अंदर घुसा और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में वैंडलिज्म किया। उसके हाथ में DYFI का फ्लैग था, वो CPM का यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूट्यूबर का ये में आया, क्लिपिंग में आया। और दूसरा बात, कोलकाता पुलिस के पास जितना कंप्लेन आया, कौन कौन उधर घुसा, जो सीसीटीवी से मिला और जो जिधर क्लिपिंग से मिला ये न्यूज मीडिया का, वो सब के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट किया कोलकाता पुलिस की तरफ से जी। ER मार्किंग करके, सबको रेड ER मार्किंग करके दिया था पब्लिकली कि आप बोलिए इसके बारे में आपको कुछ पता है, और ये उस दिन थे, और इसके बारे में और इसके और कोई थे, आपके बारे में कोई है तो आप पता कीजिए। तो बोल के सबके ओपिनियन लेने का बाद वो अरेस्ट किया, वो 40 आदमी को अरेस्ट किया अभी तक, और कभी भी ये खबर नहीं है वो लोकली दुर्गा पूजा करने वाले और शतरूपा जी, किसी क्लब को ममता जी का पैसा मिला, अबुल जी तरफ से कोई आया, ये खबर ठीक है, चलिए, नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन, मेरे पास अलग अलग सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन आई वो मैंने आपसे पूछ लिया, एविडेंस है, ठीक है, वो CPM का है। शतरूपा जी को बोलने दीजिए, शतरूपा जी को बोलने दीजिए मैडम, ठीक है, शतरूपा जी को। मैम डोला जी, हाँ, टंडन जी के पास भी जाऊंगा मैं। शतरूपा जी, ठीक है, आपने कह दिया सब झूठ बोल रहे हैं। शतरूपा जी, अच्छा, पहले बात यह है कि मैं शुरुआत ही की थी कि इतना तहलका मचा चुका था 14 तारीख रात को कि सब CBI has admitted this in the open court। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, आपको ये भी पता होगा कि डायरी जो इस लड़की का जो पर्सनल डायरी है वो पुलिस के पास था सीजर लिस्ट में, और वो जब CBI के पास मिला तब वो पेपर्स कुछ पेजेस वहां पे तोड़ा हुआ था। बाकी रहा ये DYFI का फ्लैग, हाँ, हम लोग भी देखे हैं टीवी में, लेकिन अब सोचिए पुलिस हमारा पश्चिम बंगाल में इतना निकम्मा है कि एक ऑपोजिशन पार्टी का 7,000 लोग आ गया
वो लोग हैंडल नहीं कर पाए, हैंडल करना ही नहीं चाहता था, वो लोग तो छुप रहे थे। हमारा पुलिस यहाँ पे ये बांग्ला जो स्लोगन है बहुत एडवांस्ड है, वो लोग फाइल के पीछे छुपते हैं, अभी वो जाके वो नर्सेस के टॉयलेट पे छुपते हैं। और फिर अब फिलहाल आपने देखा होगा हाल ही में अनूप दत्त बोल के एक एसआई है जिसका लिंक अभी वो हमारा जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स है सीबीआई बुलाया है, वो मीडिया के लिए इतना भागा बारिश के मौसम में, तो हम पुलिस फिटनेस टेस्ट भी दे दिया। लेकिन ये दुख की बात है कि पुलिस कमिश्नर खुद कह रहा है कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। 13 साल से लगातार मुख्यमंत्री पुलिस मंत्री है, लेकिन बेचारा पुलिस कमिश्नर विदाउट रिसोर्सेज। हम डेफिनेटली मांग कर रहे हैं, हम ऑपोजिशन है, हम लार्जेस्ट सिंगल पार्टी ऑपोजिशन पश्चिम बंगाल में है। हम जरूर मांग कर रहे हैं कि ममता रिजाइन ममता। लेकिन मैं इतना आपको कह सकती हूँ, आपको भी खबर होगा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, यहाँ पे अभी बीजेपी, चलिए ठीक है, रिसोर्सेज की आपने बात की है, मैं जरा टंडन जी से मैं आऊंगा, खुशबू जैन आपके पास भी आऊंगा, मैं डोला सिंह आपके पास भी आऊंगा। टंडन जी काफी देर से ये चर्चा सुन रहे हैं। टंडन जी, यहाँ पर राजनीतिक बहस हो रही है, इसके अलावा बहस इस बात पर भी होनी चाहिए, और मैं आपसे जानकारी भी लूंगा, ये आप आईएमए में रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, अस्पताल कितने इक्विप्ड हैं कि इस तरह की वारदातें ना हो, क्योंकि सालों से हम सुन रहे हैं। आपका जो पूछना है वो हॉस्पिटल सिक्योरिटी के बारे में पूछने जी, की बात हॉस्पिटल सिक्योरिटी की बात करूंगा मैं। हॉस्पिटल सिक्योरिटी के बारे में आज तक कभी भी किसी को इन सब बातों की चिंता नहीं रही कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी कितनी प्रोवाइड करी जाए, कैसे प्रोवाइड करी जाए, कौन प्रोवाइड करेगा। आप वहाँ गार्ड रख लेते हैं, उन गार्ड्स के रखने से कुछ नहीं होता। गार्ड कैन नॉट प्रोटेक्ट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे लोग हों जिनके पास कुछ समझदारी हो और कुछ उनके पास बैकिंग हो और उनके पास कुछ चीज़ें हों जिनसे कि वो मॉब को रोक सकते हैं। पर हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत से ज़्यादा महसूस इस बात की होती है कि हमारे अस्पताल, क्या हम डॉक्टर्स के लिए, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे अदर स्टाफ्स हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या कोई अरेंजमेंट है या कोई सोचता है? शायद कोई भी नहीं सोचता है, किसी ने भी आज तक इस बारे में बात नहीं करी। अगर इस तरीके की सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हमने सोचा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट ने, या कल से जो सुप्रीम कोर्ट सीआईएसएफ को भेज रही है आरजी कार की सिक्योरिटी के लिए, ऐसा नहीं होता। इसके मतलब ये है कि सबको ये समझ में आ गया है कि हॉस्पिटल सिक्योरिटी, क्योंकि कल एक डॉक्टर थी हमारे साथ, एक छोटी टंडन जी कल एक डॉक्टर थी, और मैं आपसे भी चाहूंगा, उन्होंने एक बात बताई और वो बात वाकई गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब रात का समय होता है तो अस्पताल डरावने हो जाते हैं, एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए बाकायदा डर लगता है, और लेडी डॉक्टर अगर हो तो खासतौर से डर लगता है। आपका बिल्कुल ये कहना और जो सोचना है एकदम ठीक है, और आज की तरफ माहौल है। आज से मैं 25 साल पहले की बात करूंगा तो कभी भी किसी डॉक्टर के मन में इस तरीके का विचार नहीं आया, पर ये अभी चंद सालों के अंदर में जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है और जिस तरीके का एटमॉस्फेयर बिगड़ता जा रहा है, हेल्थ प्रोफेशनल्स पे अटैक हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहे हैं, इन सब की जो और चीज़ें हैं उनको अंदर डिस्कस करने के लिए बहुत समय चाहिए। पर हाँ, इतना हो गया है कि अगर रात में किसी लड़की को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना है तो उसे 10 बार सोचना पड़ेगा कि क्या हम उस वार्ड में जाएं या नहीं जाएं अकेले, क्योंकि एक तो लंबा रास्ता, अंधेरा रास्ता, उसके बाद कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है। तो शतरूपा जी आऊंगा मैं आपके पास, खुशबू जी और डोला जी के पास जाऊंगा, उसके बाद ताहिरा जी को भी मैं शामिल करूंगा। खुशबू जी कुछ कहना चाह रही, खुशबू जैन। बिल्कुल, आई थिंक मैं इसी के बाद में ऐड करूंगी जो टंडन जी कह रहे हैं। आई थिंक इसी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, जब उन्होंने टास्क फोर्स एक बनाई है जो रिपोर्ट सबमिट करे और ये पता करे कि कितना सिक्योरिटी है या क्या एडिशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी रूम है, एरियाज है, उनमें उनकी ज़रूरत है, क्या पॉश एक्ट जो है वो अप्लाई करता है मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट में और किस तरीके से होता है और उसके लिए क्या किया जा सकता है और किस तरीके से हो रहा है, क्या क्वार्टरली ऑडिट होते हैं इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी मेजर्स के, बिकॉज अब सिक्योरिटी तो बोल देते हैं पर इम्प्लीमेंटेशन और ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, कंटिन्यूएशन की जो बात होती है वहाँ पे लैग कर रहे होते हैं। जहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, स्पेशली विमेन के लिए जो रात को 10 बजे से सुबह की 6 बजे तक का समय है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने बोला कि
हमारे पास में अभी भी हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे हमारे पास में लाइटनिंग नहीं है प्रॉपरली, सीसीटीवी कैमरास नहीं है। हम टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उस रिकॉग्निशन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर कोई अननेचुरल मूवमेंट जो रिक्वायर्ड नहीं है कहीं किसी एरिया में हो रहे हैं तो बज हो जाए, अलार्म हो जाए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वो अलार्म सिस्टम शुड बी सेंट्रलाइज्ड अलार्म सिस्टम इन द स्टेट, जिससे एक्ट इमीडिएट एक्शन हो जाए, टास्क फोर्स को भेजा जाए वहां पर जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो आज भी हम फिर से यही बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, कि कौन सी पार्टी और कौन सा पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कितना है कितना नहीं है, कौन सी पार्टी के स्टेट में कितने क्राइम हो रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि हम क्राइम को कैसे सॉल्व करें, हम कैसे किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करें ताकि एक रोबस्ट सेफगार्ड सिचुएशन हमारी कंट्री में बन जाए। डोला जी, सवाल यहाँ पर शतरूपा जी ने जो उठाया कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है 13 साल से हो क्या रहा है उस डिपार्टमेंट? होम डिपार्टमेंट खुद मुख्यमंत्री का डिपार्टमेंट। फिर आप बोलेंगे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स नहीं आप है। कीजिए। कल हमने आपको सुनाया, अभी भी आपको सुनाना चाहते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो यूनियन गवर्नमेंट की डाटा है, हम लोगों का नहीं है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, उन्होंने बताया कि 13 इयर्स में क्या हुआ कि 13 इयर्स में कोलकाता हैज बिकम वन ऑफ द 3 सेफेस्ट सिटीज ऑफ आवर कंट्री। सर मुझे यहाँ पे इंटरवीन करना है सर, एक मिनट, मुझे यहाँ पे इंटरवीन करना है। अगर इंटरवीन करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे? नहीं, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, वो डेटा कम होता है क्योंकि आप FIR रजिस्टर नहीं करते हैं। डेटा कम होता है क्योंकि आप FIR रजिस्टर नहीं करते हैं। आप FIR रजिस्टर नहीं करते, इसीलिए वो डेटा कम हो रहा है। क्राइम कम नहीं हो रहे हैं, क्राइम की रिकॉर्डिंग कम हो रही है मैडम। नहीं मैडम, क्राइम की रिकॉर्डिंग कम हो रही है, क्राइम कम नहीं हो रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, आप ये बताइए कितनी कंप्लेंट्स पे आप एक्ट करते हो और कितनी कंप्लेंट्स पे आप एक्ट नहीं करते हो? पूरा ये नहीं बोले, नहीं, ये सिर्फ आपके स्टेट का नहीं है, सारे स्टेट का है। पर अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि 5 साल में क्राइम कम हो गए, नंबर ऑफ क्राइम कम हो गए, तो ये झूठा बात है। मनोज जी, हमको बोलने देंगे या ये चले? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है मैडम, ये गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल। चलिए पहले उनको बोलने दीजिए। डोला जी आप बोल लीजिए पहले। फिर बोलेंगे कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यूनियन गवर्नमेंट की डाटा है, हमने ये डाटा नहीं बनाया। ये डाटा कैसे होता है? ये डाटा यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं बोले। डोला जी, NCRB का जो डाटा बनता है, NCRB का जो डाटा है, ठीक है, मैं बताता हूँ NCRB का जो डाटा है, आप और मैं भी चाहते हैं, आज मैं और डोला जी भी चाहेंगे ना तो हमारी FIR नहीं होगी। इधर 183 है क्राइम, और ठीक है, वो रिकॉर्ड आपने बता दिया, वो रिकॉर्ड आपने बता दिया, वो रिकॉर्ड डोला जी 980, ठीक है, आपको सोचना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यही नहीं है कि वो हरकत की हम डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, मतलब क्यों नहीं? लॉयर हमको जाके लड़ना पड़ता है पुलिस स्टेशन में कि आप इसकी FIR करें। के ऊपर दिया, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर में CBI नहीं आया, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम जस्टिस चाहते हैं, इसीलिए हमने CBI का ऊपर थोपे। ठीक है, NCRB का डेटा तैयार कर। ठीक है डोला जी, ठीक है डोला जी, कंपटीशन कोई नहीं कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। खुशबू जी ने कहा कि NCRB का डेटा ठीक है। मैं अब देखिए, ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा? ये इन्फॉर्मेशन डोला जी, ये सब जगह होता है, ये सब जगह होता है। मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्ट बंगाल की बात नहीं कर रहा। एक गरीब, एक व्यक्ति जाता है, एक मिनट डोला जी आप सुन लीजिए, डोला जी आप सुन लीजिए, एक व्यक्ति जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। NCRB का जो डेटा तैयार होता है वो FIR पे होता है। एक कॉपी विक्टिम को दी जाती है, एक कॉपी थाने में रहती है, एक कॉपी चली जाती है NCRB को। ठीक है, अगर ठीक है, अगर नहीं होगी FIR ही नहीं होगी दर्ज। आपका इंटरप्रिटेशन है मैडम, आपका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन नहीं है। आप और मैं, आप औरत होकर ऐसी बात कर रहे हैं, आप और मैं चले आज पुलिस स्टेशन और आसानी से FIR कर बता। चलिए ताहिरा हसन जी इस पर रोशनी डाल सकती हैं। ताहिरा, ठीक है, ताहिरा हसन जी रोशनी डाल सकती हैं। ठीक है, शांत हो जाइए। ताहिरा हसन जी ज्यादा बेहतर वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी। एक मिनट, डोला सेन जी, के ऊपर बढ़ती हुई हिंसा को रोकना है तो एक कॉन्क्रीट कोई प्रोग्राम, कोई बात होनी चाहिए। निर्भया 11 साल हो गए,
निर्भया को। आज भी हम वहीं खड़े हुए हैं जहां थे। नथिंग हैज बीन चेंज। इसकी वजह यही है कि एक मजबूत कानून बना। मेरा मानना है निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई, पूरा देश आंदोलन में था, पूरा देश सड़कों पे था, एक मजबूत कानून बना, उसके बाद कोई कानून की जरूरत नहीं। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, 3000 करोड़ निर्भया फंड है, उसका अभी तक यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। हर जगह उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, जितने भी हेल्पलाइन है उनको वर्किंग कीजिए। हॉस्पिटल्स में सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि इस तरह के केसेस पर कम से कम बयानबाजी हो, खासतौर से राजनीतिक बयानबाजी कम से हो। महिला की सिक्योरिटी कैसे होगी जी, और ये एविडेंसेस को मैं फिर कहूँ टेम्पर्ड मत होने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ताहिरा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में पनारा में तलाशी अभियान चल रहा है। पनारा के अलावा बसंतगढ़ में भी तलाशी अभियान